चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बिजनेस क्लोज डाउन होना, बिजनेस का बंद होना। यहाँ पर जो बिजनेस है ये बिजनेस है पार्टनरशिप फर्म का। जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है सो दैट इज कॉल्ड एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये डिसोल्यूशन वर्ड जो बना है ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म बंद होने पर ही बना है। सपोज कोई कंपनी बंद होती है तो कंपनी के लिए हम लोग, कंपनी भी तो बंद हो रही है, जैसा फर्म क्लोज डाउन अपने बिजनेस को बंद करता है वैसे कंपनी भी अपने बिजनेस को बंद कर रही है। लेकिन जब कंपनी अपने बिजनेस को बंद करेगी तो उसके लिए कंपनी डिसोल्यूशन वर्ड यूज नहीं कर सकती। कंपनी को एक स्पेशल लिक्विडेशन यूज कर सकती है। दिस इज वन काइंड ऑफ स्पेशल वर्ड। अब वो लिक्विडेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग यहाँ पर लिक्विडेशन वर्ड फर्म के लिए हम यूज नहीं कर सकते। सो दोनों बिजनेस बंद हो रहे हैं, लेकिन कंपनी अगर बिजनेस अपना बंद करती है तो उसके लिए लिक्विडेशन वर्ड है, और अगर पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस क्लोज डाउन करता है तो उसके लिए डिसोल्यूशन वर्ड है। द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट। अब डिसोल्यूशन होने के रीजंस भी है। फॉर एग्जांपल एग्रीमेंट ही फिनिश हो गई, दोनों पार्टनर्स थे, सपोज दो पार्टनर्स थे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो ए पार्टनर एंड बी पार्टनर, दो पार्टनर में से एक पार्टनर, दोनों का एग्रीमेंट था कि भाई बिजनेस सिर्फ एक साल के लिए चलेगा। तो एक साल जैसे ही हो जाएगा बिजनेस इट विल गेट टर्मिनेटेड। तो यहाँ पर क्या होता है कि बिजनेस बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ एग्रीमेंट। ये एक रीजन है। हो सकता है उनको कोर्ट के थ्रू कुछ ऑर्डर आए, किसी भी रीजन से उनका क्लेम, कोई क्लेम करे उनके बिजनेस पर और कोर्ट ये डिसाइड करे कि ये फर्म अभी बिजनेस नहीं कर सकते इन फ्यूचर, तो बिजनेस का ये भी एक रीजन हो सकता है। कभी कभी तो मेजोरिटी ऑफ टाइम्स ऐसा देखा गया है कि पार्टनरशिप फर्म का बंद होने का रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट। बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और पार्टनरशिप फर्म फिनिश हो जाता है। दिस इज द मेजर रीजन एक्चुअली। और दूसरा रीजन क्या है कि कंटिन्यूअस अगर पार्टनरशिप फर्म लॉस करने लगेगा, हर साल लॉस करेगा, तो एक पीरियड ऐसा आएगा जहां पे वो स्टॉप होना ही पड़ेगा, और वो स्टॉप होकर मेनली आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट और लॉस, ये दोनों रीजन के कारण पार्टनरशिप फर्म बंद होते हैं। पार्टनरशिप फर्म जब भी बंद होगा तो उसका बेसिक बट नेचुरल, जब भी फर्म बंद होगा तो क्या होगा कि आउटसाइडर्स के पास से लायबिलिटीज जो रहेगी, यानी कि गुड्स उधारी पे खरीदे होगे, बैंक से लोन ली रहेगी, ऐसे अलग अलग टाइप से लायबिलिटीज क्रिएट हुई रहेगी। फॉर एग्जाम्पल गुड्स उधारी पर लेकर आए मान लो 10 लाख रुपीस के, बैंक से लोन ली है 10 लाख रुपीस की, तो ये सारी लायबिलिटीज एक तरफ है। दूसरी तरफ फर्म के पास बहुत सारे असेट्स हो गए, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है एंड मशीनरीज है। तो जब भी पार्टनर्स ये डिसाइड करेंगे कि फर्म को क्लोज करना है तो उनका क्या माइंड में रहेगा कि ये जितने भी असेट्स है सब बेच दो और सामने जितनी लायबिलिटीज है उनका पेमेंट कर दो। अगर कुछ कैश बचता है तो आपस में अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लो एंड बिजनेस क्लोज डाउन। सो प्रोसीजर अगर हम लोग देखें तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है पार्टनरशिप फर्म का। जब बंद होता है वो, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, आपको सिलेबस में बहुत ही कम देते हैं, यानी कि बहुत कुछ ज्यादा दिया नहीं है। आपको क्या आएगा एग्जाम में, यानी आपके सिलेबस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये क्वेश्चन आपको आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से कुछ मार्क्स के लिए आएगा। जैसे 12th स्टैंडर्ड में ये है तो ये आपको 10 मार्क्स के लिए आ सकता है, आई थिंक सो। और एस वाई बीकॉम में है यही चैप्टर, तो एस वाई बीकॉम में यही चैप्टर 16 मार्क्स के लिए आता है। तो जैसा आपका पेपर पैटर्न होता है, पेपर पैटर्न के हिसाब से उसके मार्क्स का वेटेज होगा। चैप्टर बहुत सिंपल है। चैप्टर में क्या दिया होगा, या अरे क्वेश्चन में क्या दिया होगा, जब बोर्ड में जब या तो आप जब एग्जाम में जाओगे तो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा फर्स्ट बैलेंस शीट, यह फर्स्ट आइटम होगी। सेकेंड आइटम एडजस्टमेंट, बस ये दो चीज दी रहती है।
ये एग्जाम के क्वेश्चन में दिया रहेगा। बैलेंस शीट यानी जिस दिन फर्म क्लोज होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जिस दिन क्लोज होता है, उस दिन फर्म के पास कितनी लायबिलिटीज थी, यानी कितना पैसा देने का बाकी था, कैपिटल यानी इनसाइड लायबिलिटी एज वेल एज आउटसाइड लायबिलिटी, और फर्म के पास कितना असेट्स था इंक्लूडिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो कितना असेट्स है, कितना देने का बाकी है, उसका पूरा एक बैलेंस शीट यहाँ पर रहेगा। अब होता क्या है, बिजनेस बंद होगा तो भाई असेट्स बिकते जाएंगे, सामने जो पैसा आएगा उससे लायबिलिटीज का पेमेंट होते जाएगा। तो कौन सा असेट कितने में बिका और उसका लायबिलिटीज किस प्रकार से पेमेंट होते गया, उसका पूरा इंफॉर्मेशन हमको एडजस्टमेंट में दिया होगा। सो क्वेश्चन में दो इंफॉर्मेशन क्या है बिजनेस के पास, फर्म के पास जिस दिन बिजनेस बंद हुआ उस दिन, और उसमें से असेट्स कैसे रियलाइज हुए। देखो असेट्स का रियलाइजेशन होना यानी असेट्स का बिकना, रियलाइजेशन यानी असेट्स बिक गया और कैश आया, दिस वन। और सेकंड, जैसे जैसे असेट्स रियलाइज हो गए यानी असेट्स बिकेंगे कैश आएगा, उससे क्या होगा तो लायबिलिटीज का डिस्चार्ज होगा। लायबिलिटीज का डिस्चार्ज होना यानी लायबिलिटीज का पेमेंट करना। तो असेट्स को रियलाइज करते जाओ, लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करते जाओ, ये इंफॉर्मेशन हमको एडजस्टमेंट से मिलेगी। तो ये एडजस्टमेंट और बैलेंस शीट इस प्रकार क्वेश्चन में दिए रहेंगे। हमको आंसर में क्या बनाने का है, तो आंसर में हमको पहला अकाउंट बनाने का रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट रियलाइजेशन, सेकेंड अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड अकाउंट कैश और बैंक अकाउंट। ये तीन मेन आंसर बनते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि फोर्थ अकाउंट हमको बनाना पड़ता है और वो रहता है पार्टनर के लोन का अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये तीन अकाउंट तो हर वक्त बनेंगे, और ये चौथा अकाउंट पार्टनर्स लोन अकाउंट कोई कोई क्वेश्चन में ही बनेगा। फिफ्थ अगर पूछा है तो, अदरवाइज नहीं, जर्नल एंट्रीज। ये क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज के आने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर जर्नल एंट्रीज पूछे हैं तो जर्नल एंट्रीज बनाने का, अगर अकाउंट्स बोला है तो अकाउंट्स बनाने का। अगर जर्नल एंट्री कहा है तो हम लोग अकाउंट के बिना जर्नल एंट्री, एक्चुअली क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट के और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ऑलमोस्ट नेसेसरी होता है, क्योंकि उसके अकाउंट में, ये दोनों अकाउंट में जो बैलेंस आता है वो बैलेंस का भी जर्नल एंट्री आता है। इसके लिए ये दोनों अकाउंट हम लोग बना दे। अगर हमको जर्नल एंट्री पूछा है तो जर्नल एंट्री फेयर में बनाओ, है ना, एग्जाम में अच्छे से, और ये दोनों वर्किंग में बना सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन। कैश बैंक नहीं बनाओ चलेगा। अगर जर्नल एंट्री बोला ही नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स बोला है, तो फिर हम लोगों को ये अकाउंट्स अच्छे से बनाने के हैं। ये मेनली ये तीन। अगर लोन अकाउंट बनाने को बोला है तो ही बनाओ, अदरवाइज नहीं बोला है लेकिन ये क्वेश्चन में दिया है आइटम, तो हम लोग उसको वर्किंग एज अ वर्किंग नोट हम लोग इसको बना सकते हैं। अभी हम लोग को एक एक स्टडी करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैसे एंट्रीज करेंगे, कैश एंड बैंक अकाउंट में कैसे एंट्रीज करेंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट में कैसे एंट्रीज करेंगे। उसके बाद यानी कि इनके एंट्रीज के ऊपर ही हमारी बनेगी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री के थ्रू ये अकाउंट सीखने से ज्यादा बेहतर होगा कि अकाउंट्स के थ्रू जर्नल एंट्री सीखें। तो सबसे फर्स्ट हम लोग अभी देख रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा। सी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमको क्वेश्चन में से दिया है उसके ऊपर से ये आइटम्स हम बनाएंगे एग्जाम में आंसर में। तो क्वेश्चन में से फर्स्ट हम लोग बनाएंगे, हमको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है और एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। नाउ सी, ये क्वेश्चन की बैलेंस शीट, ये है बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है। यहाँ पर सब लायबिलिटीज के आइटम्स रहेंगे और यहाँ पर सब असेट्स
सो एंड सो लायबिलिटीज, सो एंड सो असेट्स, या इस प्रकार आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हो गए, एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4, इस प्रकार सब एडजस्टमेंट्स भी दिए हैं। अब जब आप आंसर बनाओगे तो आंसर में आप लोग कैसे बनाओगे, आंसर में फर्स्ट हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के दो साइड्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। अब होगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट यानी हमारे कितने असेट्स है जो हम लोग बेचेंगे और वो असेट्स बेचकर हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले ये बैलेंस शीट में क्वेश्चन के अंदर, ये तो हमारा पूरा क्वेश्चन है, दिस पार्ट इज अबाउट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अंदर हमको जो भी आइटम्स दी है, ये क्वेश्चन में है, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड एज बुक वैल्यू। तो ये सब बुक वैल्यू है, असेट्स की बुक वैल्यू है, या लायबिलिटीज की बुक वैल्यू है। तो जितने भी असेट्स है हमारे बुक वैल्यू पे, ये सारे के सारे असेट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट, इस हेड में। तो जितने भी हमारे फर्स्ट है, जितने भी हमारे असेट्स है वो सारे के सारे असेट्स हम लोग यहाँ पर पूरी लिस्ट बनाते जाएंगे, यानी कि सारे के सारे असेट्स हम बुक वैल्यू पे यहाँ पर ले लेंगे डेबिट में। अब जितनी भी लायबिलिटीज है, ये सारी लायबिलिटीज हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे बुक वैल्यू पे, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज को लिखने के टाइम पे किस बात का हमको ध्यान रखना है, जब लायबिलिटीज का हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप्स की लायबिलिटीज रहेगी। एक रहेगा, मान लो कैपिटल से रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, ये सब है। फिर है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी। तो ये जो लायबिलिटीज है इसको कहते हैं इंटरनल, यानी ये बिजनेस की खुद की लायबिलिटी है। ये सब कैपिटल पार्टनर्स खुद देते हैं, उनके जब कमाए हुए पैसों से उन लोग रिजर्व फंड या तो ये जनरल रिजर्व है वो रिजर्व्स क्रिएट करते हैं, यानी वो कमाते हैं और वो प्रॉफिट जमा करके रखते हैं। तो ये किसी बाहर वालों को नहीं देना है, ये तो पार्टनर्स का खुद का पैसा हो गया, यानी ये कंपनी का जो फर्म है, सॉरी फर्म है, फर्म का इंटरनल लायबिलिटी हो गया। बट ये है, ये तो आउटसाइडर्स है जिनको पैसा देना है, बैंक से लोन ली है, बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है, बिल्स पेएबल है, क्रेडिटर्स है, तो ये सब हो जाते हैं आउटसाइडर्स लायबिलिटी। तो ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी जितनी भी होगी वो आउटसाइडर्स लायबिलिटी को हम लोग लिखेंगे यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, और जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है सिर्फ वही आउटसाइडर्स लायबिलिटी लिखेंगे, एक भी इंटरनल लायबिलिटी इसमें आएगी नहीं। अगर किसी पार्टनर ने लोन दी है तो जैसा हमने देखा था, तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और वहां पर उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि अगर मान लो लायबिलिटीज में किसी पार्टनर ने लोन दी है तो वो लोन के लिए वी हैव टू ओपन द सेपरेट अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करेगा और उसमें उसका रिकॉर्डिंग करेंगे। अच्छा, अब जब ये जितने भी बुक वैल्यू है असेट्स डेबिट में, जितनी भी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है वो क्रेडिट में, खाली देख देख के वही अमाउंट लिख देने का है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। तो एडजस्टमेंट्स में हमको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, एडजस्टमेंट में क्या दिया होगा कि भाई फलाना फलाना असेट है, ये असेट सेल होते जाएगा तो उसकी वैल्यू दी रहेगी। तो जितने भी असेट्स यहाँ पे बिकते जाएंगे, मान लो मशीनरी है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर है, ये एक एक असेट बिकते जाएंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी। मशीनरी सोल्ड फॉर ₹10,000, फर्नीचर सोल्ड फॉर 5,000। तो जो भी असेट्स बिकते हैं सब असेट्स हमने यहाँ पे लिखे हुए, जो भी असेट्स बिकेंगे उसको क्रेडिट में लेकर आओ, असेट्स बिकेंगे तो सामने कैश बैंक मिलेगा, इसके लिए बाय कैश बैंक अकाउंट। जितना भी असेट्स बिकता है, सपोज 3 असेट बिके, तीनों असेट का नाम लिख दो कितने में बिके वो,
अब ये असेट्स बिके, सामने दूसरा एडजस्टमेंट है, तीसरा एडजस्टमेंट है, सब में लिखा है, एक तरफ से असेट्स बिकते जाएंगे, दूसरी तरफ से जो ये पेमेंट करने का वो पेमेंट होते जाएगा। क्योंकि बट नेचुरल अभी हम लोगों ने देखे कि होता क्या है, जब भी बिजनेस बंद होगा तो एक तरफ से असेट्स बिकते जाएंगे, जो भी पैसा आएगा उससे सामने पेमेंट होते जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज है आंसर में सन्ड्री असेट्स कितने के हैं बुक वैल्यू पे, लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे है। ये असेट्स को, ये जो असेट्स है ये यहाँ पे सेल होते जाएंगे। अब ये लायबिलिटीज को पेमेंट करते जाओ, जितना लायबिलिटीज पे करोगे वो एक एक लायबिलिटी डेबिट में आती जाएगी। टू लायबिलिटी पेमेंट करोगे यानी कैश बैंक में जाएगा उसका इफेक्ट। यहाँ पर कौन कितनी लायबिलिटीज पे हुई वो ये। अब सपोज कोई एक ऐसा असेट है जो कोई पार्टनर लेकर जा रहे हैं, कोई भी, अभी देखो असेट अगर मार्केट में बेच दो, अगर असेट मार्केट में बेचो तो कैश मिलेगा। पर कोई पार्टनर, 3 पार्टनर है, एक पार्टनर कहेगा यार ये बिजनेस तो बंद हो रहा है, बिजनेस के ये कंप्यूटर है 3, ये मैं अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तो पार्टनर के पास यानी क्या होगा, पार्टनर इज टेकिंग ओवर दी असेट, पर बिजनेस में से तो असेट गए, यानी जितने भी असेट्स बिजनेस में से जाएंगे अगर बिक गए तो कैश बैंक कोई पार्टनर लेकर गया तो वो पार्टनर का नाम लिख दो, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी असेट को बेचते गया वो, सॉरी वो जो असेट्स लेते गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनर का है कि चलो ये कंप्यूटर्स में लेकर जा रहा हूँ, सामने हमारे फर्म का लाइट बिल बाकी है भरने का तो वो मैं भर दूंगा। यानी पार्टनर क्या कर रहा है, एक तरफ से असेट टेक ओवर कर रहा है तो सामने लायबिलिटी का पेमेंट करने का भी वो प्रॉमिस ले रहा है, यानी लायबिलिटी का पेमेंट हो रहा है पर बिजनेस के कैश से नहीं हो रहा, पार्टनर खुद पैसा डाल रहा है। यानी ये क्या हो जाता है कि लायबिलिटी का पेमेंट अगर बिजनेस के कैश से होता है तो कैश बैंक लिखो, पर यही लायबिलिटी का पेमेंट अगर पार्टनर करता है तो पार्टनर का नाम लिखो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी होगा जितनी लायबिलिटीज वो पे कर रहा है वो ये। तो एक तरफ से क्या हो रहा है, हमारे पास जितने असेट्स है लायबिलिटीज थे उसका रिकॉर्डिंग किए, असेट्स को बेचते गए, लायबिलिटीज को पेमेंट करते गए। कोई असेट पार्टनर लेकर गया तो सामने कोई लायबिलिटी पार्टनर ने पेमेंट की, तो हम लोग अपोजिट इफेक्ट्स देते जा रहे हैं, राइट। अब क्या होता है, लास्ट में जो हमारे पास बैलेंस बचेगा दैट विल बी या तो डेबिट में आएगा या तो क्रेडिट में आएगा। ये जो बैलेंस रहेगा ये बैलेंस रहता है रियलाइजेशन का, प्रॉफिट या तो लॉस। जो भी पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स, 4 पार्टनर्स, 5 पार्टनर्स, ये सब पार्टनर्स में इसको शेयर कर दो, हर एक पार्टनर में ये शेयर हो जाएगा। जितना ये शेयर हो जाएगा वो ये यहाँ पर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। ये था हमारा फर्स्ट अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड अकाउंट जो हमारा बनेगा वो रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो हम लोग जैसे फाइनल अकाउंट में बनाते हैं वैसे ही रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फाइनल अकाउंट में भी बनाते हैं, उससे भी ज्यादा जो हम एडमिशन में जिस प्रकार हम लोगों ने सीखा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, जिसके अंदर हम लोग रिजर्व फंड, जो भी इंटरनल लायबिलिटी है वो शेयर कर देते हैं, जैसे रिजर्व फंड है, जनरल रिजर्व है, P&L अकाउंट है, तो वो हम लोग शेयर कर देते हैं। अब ये आउटसाइडर्स लायबिलिटी का तो हमने देख लिया कि कैसे आउटसाइडर्स लायबिलिटी को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अब ये इनसाइडर लायबिलिटी, तो ये इनसाइड लायबिलिटी है, उसमें से फर्स्ट है मान लो कैपिटल, तो कैपिटल जो भी रहेगा पार्टनर्स का, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उतने कॉलम और उतना यहाँ पे देते जाओ अमाउंट। ये हो गया हमारा इंटरनल लायबिलिटी क्लियर। इंटरनल लायबिलिटी का ट्रांसफर नॉट क्लियर, यहाँ पे हमने सिर्फ इंटरनल लायबिलिटी का पेमेंट किया, यहाँ पे पोस्टिंग किया है। अब जनरल रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड और बाय जनरल रिजर्व। अब ये दोनों आइटम अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको क्वेश्चन में दिया होगा
वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा ये तीनों में शेयर हो जाएगा अमाउंट। जब तीनों में हम लोग ये अमाउंट शेयर कर देंगे ये, उसके बाद जो ये हमारा पार्टनर कैपिटल ने जो भी एसेट लिया हुआ है या तो जो भी लायबिलिटी पे की है उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे रिस्पेक्टिव। फाइनली इसका सेकेंड इफेक्ट यानी कि कैश का, ये प्रॉफिट का या तो लॉस का, जो प्रॉफिट है या लॉस है उसको हम लोग सेकेंड इफेक्ट वहां देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। फाइनली ये भी क्लोज करेंगे और ये क्लोज करके हम लोग इसका बैलेंस लेकर जाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट में जब हम ये बैलेंस लेकर जाएंगे, कैश बैंक अकाउंट में एक भी ओरिजिनल एंट्री नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से कोई एंट्री आए और उसका दूसरा इफेक्ट, या तो यहाँ से कोई एंट्री बने, ऐसी कोई एंट्री नहीं है। सब एंट्री का सेकेंड इफेक्ट कैश बैंक में आता है। तो कैश बैंक अकाउंट अपने आप टैली होता है, क्योंकि जितना डेबिट में अमाउंट आएगा उतने अमाउंट क्रेडिट में आएगा। कैश बैंक अकाउंट टैली हो जाता है और कैश बैंक में सिर्फ डबल इफेक्ट आता है, यानी कि सेकेंड इफेक्ट ही यहाँ पे आएगा। इसके अंदर कोई खुद एंट्री क्रिएट नहीं होती है। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर असेट्स को जब हम लोग बेचते हैं क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्रेडिट में लाकर, या तो कोई पार्टनर लेकर जाता है उस प्रकार से हम लोग क्रेडिट में लेकर आते हैं, तो जितना हमको बोला होगा उस प्रकार हम लोग उसका रिकॉर्डिंग क्रेडिट में लेकर आते हैं। अगर कोई असेट का कुछ इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, जैसे कि कंप्यूटर्स थे बिजनेस में वो क्वेश्चन में दिया हुआ है असेट में कि यहाँ कंप्यूटर है, कंप्यूटर को छोड़कर बाकी सब असेट्स का इंफॉर्मेशन हमको दिया है, यानी कि जितने भी असेट्स है सब बिक गए, यानी सब इधर आ जाएंगे। लेकिन कंप्यूटर जो था वो उधर का उधर ही है, वो बेचा ही नहीं, तो उसका कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। उसका हम वो कंप्यूटर को हम खुद ब खुद अपने आप अपने खुद के एफर्ट्स हम लोग यहाँ पर लाकर उसको सेल की एंट्री में नहीं बता सकते। लेकिन उसके अपोजिट जो लायबिलिटीज है ये आउटसाइडर्स लायबिलिटीज, ये आउटसाइडर्स लायबिलिटीज का रिकॉर्डिंग जब हम लोग यहाँ करेंगे बुक वैल्यू पे, तो जितनी भी लायबिलिटीज यहाँ पर है ये सब की सब लायबिलिटीज यहाँ डेबिट में आना कंपलसरी है, चाहे क्वेश्चन में ना दिया हो कि इसमें से कोई लायबिलिटी पे नहीं की है। यानी सपोज ये तीन लायबिलिटी है हमारे पास, तीनों लायबिलिटी का हमने यहाँ पर रिकॉर्डिंग किया, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब हमने मान लो तीन लायबिलिटी में से दो लायबिलिटी का पेमेंट हुआ ऐसा इंफॉर्मेशन हमको दिया है, तो दोनों लायबिलिटी को हम लोग यहाँ लेकर आएंगे, पेमेंट हो गया यानी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। लेकिन बिल्स बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्वेश्चन भी फिनिश हो गया पूरा, तो भी हमको ये बैंक ओवरड्राफ्ट खुद यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, और वो भी वही वैल्यू पे जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू पे यहाँ पर आएगा। इट इज कंपलसरी। जो हम खुद अपना एफर्ट से बैंक ओवरड्राफ्ट को यहाँ पे लेकर आके कैश में पेमेंट करते हैं, वैसा एंट्री हम यहाँ के असेट को यहाँ पर लाकर नहीं कर सकते। दिस इज इम्पोर्टेंट वन।